टेरेस एक ऐसी जगह जो आज के पॉल्यूशन और शोर शराबे से बनी हुई जिंदगी में हमें थोड़ा सुकून दे देती है। और अगर आप कोई मेजर सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जयपुर, हैदराबाद ऐसी जगह रहते हैं तो टेरेस का महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। और इस वीडियो में आपका टेरेस कैसे डिजाइन किया जाए पूरा A to Z वो पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट स्टूडियो है। तो अगर आप अपने घर का डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं, फिर डिजाइनिंग नहीं भी किसी इंटीरियर डिजाइनर से कोई सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वहां जाकर बात कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपना टेरेस डिजाइन करना है तो कैसे करें। अब याद रखिए, हो सकता है आपका टेरेस अलग अलग स्टेज पर हो सकता है अभी छत पड़ रही हो सकता है फ्लोरिंग हो गई हो सकता है थोड़ा बहुत आपने कुछ करवा लिया हो, लेकिन मुझे नहीं पता आप किस स्टेज पर हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी आपको पूरा का पूरा समझाना। तो मैं बिल्कुल A से लेके Z तक जाऊंगा, यानी हम बिल्कुल बेसिक वाटर प्रूफिंग से शुरुआत करेंगे, फिर चाहे परगोला हो, प्लेइंग एरिया हो, टाइल कैसे लगानी है, डेकोरेशन कैसे करनी है, करते 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 मैं आपको बिल्कुल लास्ट तक ले जाऊंगा। तो आप जिस भी स्टेज पर है वो वाला हिस्सा उठाकर देख सकते हैं, मैं तो आपको पूरा बताऊंगा। किसी भी टेरेस को डिजाइन करने का स्टेप नंबर 1 होता है वाटर प्रूफिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने टेरेस पर क्या करवाने वाले हैं, परगोला बनाए, फाउंटेन बनाए, कुछ और बनाए, आपको वाटर प्रूफिंग बेसिक वाली तो पूरे टेरेस की करवानी ही करवानी है। इसके ऊपर अलग अलग वाटर प्रूफिंग कहां पर क्या बन रहा है उस हिसाब से आगे बता दूंगा, लेकिन बेसिक वाटर प्रूफिंग आपके पूरे टेरेस की होगी। अब ये करने के लिए आप वाटर प्रूफिंग केमिकल का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी साइट पर डॉक्टर फिक्सिट 301 का यूज करता हूं। हालांकि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आप और किसी का करना चाहे वो भी कर सकते हैं। मैं जो कर रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। इस केमिकल का यूज करते हुए आपको अपने पूरे टेरेस की वाटरप्रूफिंग करवानी है, और ये करवाने का 3 स्टेप प्रोसेस होता है, जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि डिटेल वीडियो मैंने इसकी बना रखी है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो वो वीडियो देख लेना, इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले आपको केमिकल मार्केट से लेकर आना है, और क्या तो किसी वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट को बुला लो, या अक्सर जो सिविल वाले होते हैं जिन्होंने आपका घर बनाया होगा वो भी ये काम आराम से कर देते हैं। तो सबसे पहले इस केमिकल का फर्स्ट कोट लगेगा बिना किसी नेट के। तो आपको एक पेंट ब्रश लेना है और अपनी टेरेस पर एक डायरेक्शन में वो पेंट ब्रश चलाना है केमिकल में, ऑफ कोर्स डुबाकर। यानी अगर आपकी टेरेस ऐसे है और आपने स्ट्रोक ऐसे चलाने शुरू किए तो सारे स्ट्रोक पूरी छत पर ऐसे के चलेंगे, कोई भी ऐसे आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं करना, सारे स्ट्रोक सेम डायरेक्शन में आपको चलाने हैं। वो करने के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद उसके ऊपर आपको लगाना है फाइबर मैश। काफी लोग ये प्रॉब्लम करते हैं कि वो फाइबर मैश पहले लगा देते हैं फिर वाटरप्रूफिंग करना स्टार्ट करते हैं, जो एक सही तरीका नहीं है। सबसे पहले आपको एक बेसिक लेयर सिर्फ केमिकल की लगानी है, फिर लगाना है मैश, और उसके बाद आगे की 2 लेयर होंगी। तो एक बार पूरे पर फाइबर मैश बिछ गया, उसके बाद सेकंड लेयर आपने अगर पहली वाली इस डायरेक्शन में करी थी तो सेकंड वाली इस डायरेक्शन में करनी स्टार्ट करनी है। उसको भी सूखने के लिए रख देना है, और वो एक बार सूख जाए उसके बाद थर्ड लेयर बिछेगी सेम स्ट्रोक में जैसे फर्स्ट वाली चली थी। यानी फर्स्ट वाली अगर ऐसे गई थी तो ये वाली भी ऐसी जाएगी, यानी जैसे स्वेटर बुनते हैं ना कि एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, आपको बिल्कुल इसी तरह से वाटरप्रूफिंग करवानी है। एक बार तीसरी लेयर भी सूख गई, उसके बाद इस तरह से मेरी साइट की एक वीडियो है, पूरे टेरेस को जोन में बांटना है ताकि पानी खड़ा रह सके, और अपने पूरे टेरेस पर पानी भरवा के रख देना है कम से कम 7 दिन। क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा एरिया रह भी गया जब वाटरप्रूफिंग का असर नहीं हुआ है, कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं वहां से पानी को लेंटर के थ्रू नीचे आकर दिखने में। इसलिए जरूरी है कि 6 से 7 दिन आप रोक कर रखें पानी। देखिए कहीं पर अगर कोई लीकेज है, पानी नीचे जा पा रहा है, तो उसकी वाटरप्रूफिंग हाथ के हाथ करवा दीजिए, उसी के बाद आगे बढ़िए। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब चलते हैं स्टेप 2 पर, जहां से हमारी असली डिजाइनिंग स्टार्ट होती है। इस स्टेप को मैं कहता हूं जोनिंग प्रोसेस। यानी आपको डिसाइड करना होगा कि आपको अपने टेरेस पर क्या क्या चाहिए, और उसके अनुसार जोन बनाने होंगे कि कहां पर क्या चाहिए। अब टेरेस पर क्या क्या चाहिए हो सकता है मैं आपको इसकी एक लिस्ट बताता हूं, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा उनमें आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहला आता है सिटिंग एरिया। अगर आप अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ बैठना चाहते हैं आराम से, तो आपको एक सिटिंग एरिया देना होगा। उसके लिए बनेगा परगोला। तो ये हो गया एक जोन। उसके बाद अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, आपको काफी पेड़ पौधे पसंद है, आपको हरा भरा बनाना अपना टेरेस, तो आपको एक ग्रीन एरिया भी बनाना होगा। उससे अगला जोन आता है किड्स एरिया का। अगर आपके बच्चे हैं, आप चाहते हैं टेरेस पर वो खेले तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो आपको एक किड्स एरिया भी बनाना होगा। इन सब के बारे में लास्ट में बात करूंगा कि कैसे कैसे बनाना है। अभी आपसे जोन के नाम सुन लीजिए।
उसके बाद आता है पार्टी एरिया। अगर काफी लोग पार्टी करते हैं अपनी टेरेस पर, अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आपको बार यूनिट और इस तरह की कई चीजें चाहिए होंगी अपने टेरेस पर। तो ये हो गया जोन नंबर 4। उसके बाद आता है यूटिलिटी एरिया, यानी ऐसा एरिया जहां आप कपड़े धो सके, कुछ थोड़ा बहुत खाना बनाना हो वो बना सके, स्टोरेज की तरह यूज कर सके, यानी ऐसा एरिया जो आप कभी कभार यूज करेंगे और वो ऐसा एरिया होगा जो छुपा रहना चाहिए। आपको इस लिस्ट में से देखना है कि आपको क्या क्या चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए मैं इनमें से एक एक एरिया उठाऊंगा और उसके बारे में बात करूंगा टेक्निकली कि आपको वो कैसे बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके सिटिंग एरिया वाले जोन की, जहां पर आपको परगोला बनाना होगा। अब सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपके टेरेस पर वो बनेगा कहां। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐसी जगह चुनिए जहां से आपका टेरेस सबसे ज्यादा दिखता हो, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा वाइड हो, ताकि जब आप अपने परगोला पर बैठे आराम से सोफे पर, तो आपको अपना पूरा टेरेस दिखाई दे। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि जहां से पानी की निकासी होने यानी ड्रेनेज सिस्टम जहां पर है, वहां से परगोला कम से कम 2 फीट दूर रहना जरूरी है। वरना कई बार मैंने ऐसे देखा है कि साइड में जाली है, इसके साइड में परगोला बना दिया और परगोला को हमें थोड़ा सा उठाना होता है नॉर्मल लेवल से, तो आपका जो पानी है उसके जाने की स्पीड कम हो जाती है। तो यानी ये 2 रूल याद रखते हुए आपको डिसाइड करना है कि ये कहां बन सकता है। अब सवाल आता है बनेगा कैसे। बनाने के लिए आपने एक बार अपना जोन मार्क कर लिया, उसके बाद सबसे आसान तरीका है, जो भी आपका जोन है वहां पर ब्रिक की एक बाउंड्री कर दीजिए। अब आपको देखना है कि वो कितना ऊंचा होना चाहिए। हालांकि डिजाइन के हिसाब से इसकी हाइट कम ज्यादा की जा सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 6 इंच नॉर्मल फ्लोर लेवल से इसको उठाकर बनाया जाता है। तो आपको 1 ब्रिक की बाउंड्री करनी है, थोड़ा सा और ऊंचा उठाना है तो 2 ब्रिक की बाउंड्री कर दो। बीच में जो स्पेस बना वहां आप खंगर भर सकते हैं, ताकि आपकी बिल्डिंग पर लोड ना आए और बीच का पूरा एरिया आराम से फिल हो जाए। और उसके ऊपर पतली सी पीसीसी करवा देनी, यानी आपको कंक्रीट डलवाकर उसको बिल्कुल फ्लैट कर देना है, जिसके ऊपर आप बाद में टाइल्स ग्रेनाइट जो भी चाहे आप बना सकते हैं। यानी इसके साथ आपका एक प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो गया। जब आप ये बनवा रहे हो तो ध्यान रखिए कि परगोला के नीचे इस तरह के कोव लाइट देना भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए इसी दौरान यहां पर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट छुड़वा कर रख दीजिए, जहां से बाद में पावर लेकर लाइट नीचे डाली जा सकती है। वो कैसे डाली जाएगी वो भी आगे मैं बता दूंगा। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि आपको एक पावर पॉइंट वहां छुड़वाना है। अगला सवाल आता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अभी हमने बनके तैयार किया है, इसके ऊपर फ्लोरिंग कैसे करी जाए। अब फ्लोरिंग वैसे तो बहुत सारी हो सकती है, टेराकोटा की हो सकती है, टाइल्स की हो सकती है, मार्बल हो सकता है, ग्रेनाइट हो सकता है, और ऐसे दुनिया भर की चीजें आ गई हैं। लेकिन आजकल जो ट्रेंड में है वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रेंड में परगोला में आजकल 2 चीजें चल रही हैं। सबसे पहला है इस तरह की डेक टाइल्स या फिर वुडन टेक्सचर में जो विट्रीफाइड टाइल्स होती हैं वो इसके ऊपर लगा दी जाती है, और ऐसी फीलिंग आती है जैसे ये वुड का बना हो। हालांकि वुड लगाएंगे तो महंगा पड़ेगा, प्लस मेंटेनेंस भी होगी। उसकी जगह ये टाइल्स लगा दी जाती है और जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो एक तो हो गया ये ऑप्शन। दूसरा आजकल काफी अच्छा ऑप्शन चल रहा है, वो है पोर्सलिन टाइल्स का। पोर्सलिन टाइल्स की अच्छी बात यह होती है कि उसमें आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स आराम से देखने को मिल जाएंगे, जो आपको विट्रीफाइड में देखने को नहीं मिलते। सेरेमिक टाइल्स में मिल जाते हैं, लेकिन सेरेमिक टाइल्स कमजोर होती है, पानी को सोखती है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि सेरेमिक टाइल्स वेट एरिया में कभी भी नहीं लगाई जाती। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि पोर्सलिन टाइल्स लगवाइए, ताकि इस तरह का कोई भी पैटर्न आप आराम से बनवा सके, प्लस पानी से आपका बचाव भी अच्छे से हो सके। यानी या तो आप वुडन टाइल्स, प्लैंक टाइल्स लगवा लीजिए, या फिर आप इस तरह की पोर्सलिन टाइल्स लगवाइए, जिससे सबसे ज्यादा अच्छी लुक आएगी आपके परगोला की। ये टाइल्स आप सेंटर में लगवाइए, लेकिन अपने परगोला की जो बाउंड्री है उसमें आप ग्रेनाइट का यूज करिए। वो इसलिए, अगर टाइल्स एज तक आ गई तो कॉर्नर शार्प हो जाते हैं, इंजरी होने का डाउट रहता है। लेकिन अगर आपने ग्रेनाइट लगवा लिया तो उसकी मोल्डिंग बनवाकर उसको स्मूथ किया जा सकता है। इस वजह से अपनी बाउंड्री पर, परगोला की बात कर रहा हूं, परगोला की बाउंड्री पर ग्रेनाइट लगवाइए और बीच में टाइल्स लगवा लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए, अब आपकी फ्लोरिंग भी होकर रेडी हो गई परगोला की। बाकी फ्लोरिंग की बात बाद में करेंगे, अभी परगोला की फ्लोरिंग रेडी हो गई। अब आते हैं उस पर जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, ये ऊपर का डिजाइन, ये किस तरह से बनाया जाता है। ये परगोला बनाने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है जो मार्केट में चलते हैं। पहले मैं सारे बता देता हूं, फिर बताता हूं मेरे हिसाब से बेस्ट क्या रहेगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है माइल्ड स्टील का, यानी एमएस का, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। अच्छी बात यह है, बहुत मजबूत रहता है, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं होता, नहीं ना ही बहुत ज्यादा महंगा होता है, कहीं बीच में होता है। और इस पर पेंट के जरिए अलग अलग ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, प्लस ऊपर की तरफ भी इसमें कई सारे डिजाइन निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एमएस है, स्टील है, इसको आराम से मोड़ा जा सकता है। तो ये तो हो गया एक ऑप्शन। अगला ऑप्शन आता है वुड का।
वुड का भी परगोला बनते हैं, देखने में बहुत क्लासी लगते हैं, लेकिन उनका प्राइस भी फिर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप फिर भी डिसाइड करते हैं कि हमें तो वुडन का परगोला बनाना है, तो आप ब्राजीलियन ईपे या शीशम, इनमें से कोई लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही आउटडोर में चल जाएंगे और काफी ज्यादा मजबूत और स्टडी लकड़ी होती है, तो आसानी से खराब भी नहीं होंगी। तो वुड में आप इन दोनों वुड्स में जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है एसएस का, यानी स्टेनलेस स्टील का, जो वो लोग लगवाते हैं जिनको मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन ये बहुत कम ही यूज होता है, क्योंकि इसमें कलर ऑप्शन ज्यादा नहीं होते, प्लस डिजाइन भी ज्यादा नहीं बनवाए जाते, तो ये बहुत रेयर है, अक्सर ये यूज नहीं किया जाता। तो मेरे हिसाब से तो आप एमएस में जाइए, एमएस का परगोला बनाइए, देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं उसकी डिटेलिंग आपको बता देता हूं। तो जब आप एमएस का परगोला बनाने का डिसाइड करेंगे, सबसे पहले आएगा कि जो पाइप्स आप लेने वाले हैं, जो साइड में पिलर खड़े होंगे, उनका गेज क्या ले, नॉर्मल भाषा में उनकी मोटाई क्या ले। अभी मैं लेंथ विड्थ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मोटाई की बात कर रहा हूं। मोटाई को लोहे में गेज से नापा जाता है। 10 गेज, 12 गेज, 14 गेज, 16 गेज, 20 गेज, ऐसे करते करते बहुत सारे गेज होते हैं। गेज जितना ज्यादा होता है, थिकनेस उतनी कम हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप 14 गेज यानी 14 गेज का पाइप यूज करें। ये अफोर्डेबल भी होगा, प्लस अच्छी स्ट्रेंथ आपको दे देगा, ताकि परगोला में आगे हवा की वजह से या किसी और वजह से कोई दिक्कत ना आए। चलिए, गेज डिसाइड हो गया। अब डिसाइड करते हैं कि साइड में जो हम पिलर लेने वाले हैं, कितने बाय कितने के लिए, यानी लेंथ ब्रेथ क्या होनी चाहिए। अब ये वैसे तो निर्भर करता है कि आपकी डिजाइन प्रेफरेंस क्या है, उस हिसाब से इनको कम ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली मार्केट में 3 इंच बाय 3 इंच, 4 इंच बाय 4 इंच और 2 बाय 2, हालांकि 2 बाय 2 बहुत कम चलते हैं, लेकिन ये 3 साइज है जो सबसे ज्यादा मार्केट में चलते हैं परगोला बनाने के लिए। इन पाइप्स की हाइट आप 7 से 9 फीट के बीच में दे सकते हैं। 10 फुट मत दीजिएगा, टेरेस के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता है, प्लस काफी सारी सिटीज में अलाउड भी नहीं होता। तो 7 से 9 फुट के बीच में इनकी हाइट रख सकते हैं आप। एक बार पिलर खड़े हो गए तो अगला सवाल आता है कि ऊपर किस तरह का डिजाइन ले। अब डिजाइन क्या ले, इसका तो कोई रेगुलेशन या रूल्स नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, तो डिजाइन आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मल्टीपल डिजाइन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनमें से कोई ले सकते हो। फिर Pinterest, गूगल पर 1000 डिजाइन है, आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं। लेकिन डिजाइन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ऊपर कवरिंग किस तरह से करी जाए। परगोला को 99% लोग ऊपर से कवर करवाते ही हैं, क्योंकि नीचे सोफास रखे होंगे, आपको बैठना होगा, तो जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि हवा से, पानी से, धूप से आप थोड़ा सा बच सके। यानी परगोला को ऊपर से कवर करवाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला, सबसे सस्ता और सबसे बेसिक ऑप्शन है फाइबर शीट का। ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है, सबसे आसानी से आपको मिल जाएगा और बहुत आसानी से स्क्रू के माध्यम से ऊपर इसको फिक्स किया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि इसका कलर धूप की वजह से 5-6 साल में थोड़ा डल होने लगता है, येलो होने लगता है, तो कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। इस वजह से पैसा अगर आपको बचाना है तो ही यूज करें, वरना मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगला और आजकल बहुत ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट शीट का, जो कुछ ऐसे दिखती हैं। हालांकि इसमें कलर ऑप्शन, टेक्सचर ऑप्शन 1000 मिलते हैं, आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्लास यानी आपको जो कांच होता है उससे भी ज्यादा मजबूत होती है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि भाई टूट जाएगा, उखड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लस इसका कलर भी आसानी से फेड अवे नहीं होता। आप बिल्कुल क्लियर इसको लेना चाहिए, जैसा ग्लास होता है वैसा लेना चाहिए, वो डिजाइन भी ले सकते हैं। अलग कलर में लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, अलग अलग टेक्सचर्स में लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। यानी आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है, आपको पॉलीकार्बोनेट शीट में 1000 तरह के ऑप्शन दिख जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टफन ग्लास का यूज करना। टफन ग्लास, नॉर्मल ग्लास नहीं, क्योंकि वो तो टूट जाएंगे। टफन ग्लास भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको बिल्कुल क्लियर चाहिए और थोड़ा प्रीमियम फील चाहिए, क्योंकि प्रीमियम फील है तो प्रीमियम प्राइस भी है, तो आप टफन ग्लास का भी यूज आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ये भी काफी कम लोग करते हैं, क्योंकि इतना महंगा, इतना टेरेस पे लगाना कोई मतलब नहीं बनता। उससे अच्छा तो आप पीसी यानी पॉलीकार्बोनेट शीट का यूज कर लो। अब ये जो तीनों ही मैंने ऑप्शन आपको बताए, इनमें एक बात कॉमन है, ये एक बार लग गए तो आपका परगोला ऊपर से कवर हो गया। अगर आप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि, शायद आपने वीडियोस भी देखी होंगी, कि कोई ऐसी शीट हो जिसको जब चाहे मैं हटा सकूं, जब चाहे लगा सकूं, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, तो आपको इन तीनों में से किसी में नहीं जाना। आपको जाना है पीवीसी कोटेड फैब्रिक में, जो कुछ इस तरह का दिखता है। ये भी आजकल मार्केट में काफी चल रहा है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहे तो इसको परमानेंटली लगवा सकते हैं, चाहे तो इस तरह के रिट्रैक्टेबल चैनल्स पर इनको लगवाया जा सकता है। यानी जब मना इनको हटा लो, जब मना इनको चढ़ा दो। और पूरी तरह से यूवी रेजिस्टेंट होता है, यानी इस पर बारिश का, धूप का कोई असर नहीं पड़ता, पानी की कोई भी लीकेज नहीं होगी और धूप की वजह से इसका कलर भी फेड अवे नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ आपका परगोला बनके रेडी हो गया। एक आखिरी बात, उसका साइज अगर आपको डिसाइड करना हो तो नॉर्मली 10 फीट बाय 10 फीट का परगोला मोर देन इनफ रहता है 4 से 8 लोग के आराम से बैठने के लिए, सिटिंग करने के लिए।
अगर आपका टेरेस बड़ा है, लोग ज्यादा आ सकते हैं, तो आप इसको 12x12 या 14x14 भी कर सकते हैं। छोटा है तो 8x8 भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कम मत जाइएगा, वरना तो वो झोपड़ी सी लगने लगती है, जो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इससे कम तो आप मत जाइएगा, वरना स्टैंडर्ड साइज है 10x10 फीट, उसमें आप जा सकते हैं। इसी के साथ अपना पहला जोन यानी सिटिंग जोन खत्म होता है। अब चलते हैं अपने ग्रीन जोन पर, यानी हरियाली कैसे लाई जाए। हरियाली लाने के 3 तरीके होते हैं। मैं सबसे सिंपल से शुरू करता हूं। सबसे ज्यादा सिंपल और टिकाऊ सस्ता तरीका है इस तरह के पॉट्स का यूज करना। यानी आपको मार्केट से सुंदर सुंदर पॉट्स लाने हैं, उन पे पेड़ लगाने हैं, और जहां आपको ग्रीनरी चाहिए वहां लगा दो। हालांकि ग्रीनरी कहां चाहिए, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपके जो बाउंड्री वॉल है उसके अराउंड इसको रखिए, कहीं बीच में इसको ना रखें। तो ये तो हो गया अब सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका। अब इससे एक स्टेप ऊपर चलते हैं। आपने काफी बार इंटरनेट पर इस तरह की इमेजेस देखी होंगी। बेसिकली इसमें आपकी पैराफिट वॉल से, आपकी बाउंड्री वॉल से 2 फीट की जगह बनाई जाती है। उसके बाद एक बाउंड्री बना दी जाती है 24 इंच ऊंची, यानी 2 फीट ऊंची ईंट के माध्यम से, और बीच में जो 2 फीट की जगह बचती है उसमें आप कोई भी पेड़ पौधे पॉट के साथ रख सकते हैं। इसका फायदा यह है कि ग्रीनरी बहुत अच्छी मिल जाती है, प्लस पॉट के आसपास जो गंदगी वाला सीन रहता है ना, वो इसमें नहीं होता। आपको एक अलग से जोन मिल जाता है जिसमें आप अपने पॉट्स रख सकते हैं और बाहर उनकी गंदगी दिखाई नहीं देगी। अगर आप ये करवाने जा रहे हैं तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। एक बार आपने ये बनवाया, आपको इसके अंदर अलग से ड्रेनेज देना होगा, क्योंकि आपके टेरेस से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी अंदर का पानी बाहर नहीं आ पाएगा। तो अंदर आपको ड्रेनेज देना है और अंदर स्लोप भी अच्छा मेंटेन करना है। इसके अलावा अंदर आपको एडिशनल वाटरप्रूफिंग भी करवानी चाहिए, जो केमिकल के नहीं, बिटुमिन लेयर्स की होगी। यानी बिटुमिन की शीट आती है, लगभग 5 इंच मोटी होती है, उसके जरिए अंदर पूरा सील ऑफ हो जाएगा, और क्योंकि मोटी होती है तो आसानी से पानी इसको पेनिट्रेट भी नहीं कर पाएगा। वो करने के बाद ऊपर टाइल्स वगैरह जो लगवाने लगाओ, उसके बाद अपने पॉट्स रख सकते हो। ये दोनों ही तरीके काफी सिंपल हैं। अब चलते हैं तीसरे तरीके पर, जो सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा मुश्किल है करने में, लेकिन एक बार ये हो गया तो देखने में सबसे ज्यादा अच्छा भी यही लगता है। ये है, अगर आपको अपने टेरिस पर सच की मिट्टी डालकर उसके अंदर पेड़ पौधे लगाने हैं, कोई पॉट्स वगैरह में नहीं लगाने, तो फिर ये कैसे किया जाए ताकि नीचे की तरफ कोई भी वाटर की प्रॉब्लम ना आए। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको जोन डिसाइड करना है। उस जोन के आसपास इस तरह की बाउंड्री क्रिएट करनी है। अंदर की तरफ कम से कम 2 फीट की जगह तो रखिए, उससे कम रखोगे तो पेड़ पौधे सही से नहीं पनप पाएंगे। 2 फीट की आपने जगह रखी, उसका ईंट से बाउंड्री बना दो लगभग 2 फीट ऊंची। उसके बाद अंदर की तरफ क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अंदर जो एरिया बचा वहां पर ड्रेनेज देना है। ड्रेनेज भी में एक चीज याद रखिए, फ्रेंच ड्रेन, जो कुछ इस तरह के दिखते हैं, ये आप अंदर दे दीजिए ताकि पानी जो भी आए वो फटाफट से यहां जाकर बाहर निकल सके, कोई भी पानी यहां खड़ा ना रहे। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है, इसके ऊपर आपको केमिकल की नहीं लेकिन बिटुमिन की वाटरप्रूफिंग करवानी है। बिटुमिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमें यहां बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, और बिटुमिन थिक होता है केमिकल के मुकाबले, और बिल्डिंग में कोई मूवमेंट भी होती है तो ये आसानी से फटता नहीं है। इसलिए आपको बिटुमिन की वाटरप्रूफिंग अंदर की तरफ करवा देनी है। और जब भी ये करवाओ, मेक श्योर कि आप किसी कंपनी के थ्रू करवा रहे हो, जैसे डॉक्टर फिक्सिट भी करते हैं, उनके लड़कों को आप बुला सकते हो, वो आराम से कर देंगे, क्योंकि वो लोग 15 साल की वारंटी इसमें लेते हैं, जो बाकी लोकल वेंडर्स कभी नहीं लेंगे। तो सेकंड बात ये हो गई कि आपको वाटरप्रूफिंग करवानी है। इसके बाद एक बार वाटरप्रूफिंग सूख गई, उसके ऊपर आपको डालना है जियो टेक्सटाइल। इस वर्ड को भले लिख लो, लेकिन इसके ऊपर जियो टेक्सटाइल डालना जरूरी है। उसका रोल यह होता है कि जब भी पानी नीचे आता है तो पानी को तो नीचे आने देता है, लेकिन जो भी मिट्टी है उसको ऊपर रोक लेता है। प्लस अगर आपके प्लांट्स की जड़ें काफी ज्यादा घनी हो गई, वो नीचे आएंगी, वो बिटुमिन को फाड़ सकती हैं, उसको डैमेज कर सकती हैं। जियो टेक्सटाइल ऐसा होने से रोकता है। तो पहली वाटरप्रूफिंग की लेयर आ गई, उसके बाद जियो टेक्सटाइल आ गई। इसके ऊपर हमें डालने हैं इस तरह के ड्रेन सेल्स, यानी जहां भी आपको पेड़ लगाना है पूरे में ड्रेन सेल बिछा दो। इनका रोल ये होता है कि पानी को नीचे लाकर आराम से आगे निकलने देते हैं, उसको आपके वाटरप्रूफिंग तक भी नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन मिट्टी के जो कण होते हैं, जो पत्थर होते हैं, इनको ये ऊपर ही रोक लेते हैं। तो तीसरी लेयर ये हो गई। इसके बाद आपको दोबारा से एक जियो टेक्सटाइल की शीट डालनी है। इस शीट का रोल भी वही होगा जो नीचे वाली शीट का था, कि पानी जब भी आए मिट्टी के साथ मिक्स होकर तो मिट्टी ऊपर ही रुक जाए और पानी नीचे आ सके। तो ये 4 लेयर आपको एक के ऊपर एक देनी है, ताकि नीचे पानी की किसी भी तरह की समस्या ना आए। ये करने के बाद आपको अपने एरिया में पानी भरकर रख देना है,
और 10 दिन कम से कम उसको वहां रखना है ताकि नीचे किसी भी तरह की लीकेज हो रही हो तो आपको एडवांस में पता चल जाए। एक बार ये हो गया, उसके ऊपर आप मिट्टी को डाल सकते हैं। लेकिन जब मैं मिट्टी कहता हूं तो वो मिट्टी नहीं जो पार्क में, गार्डन्स में आपको मिल जाती है। वो मिट्टी बहुत ज्यादा वेट की होती है और प्रॉब्लम कर देगी आपके पूरे स्ट्रक्चर को, और हो सकता है पानी को भी नीचे लीक कर दे। इसकी जगह जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं वो लिख लीजिए, उस तरह की मिट्टी आपको बनवाकर यहां डालनी होगी। यहां आपको जितनी भी मिट्टी चाहिए उसमें 40% कोकोपीट होना चाहिए जो काफी हल्का होता है, 30% वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए, 20% नेचुरल गार्डन सॉइल यानी जो मिट्टी आपको बाहर मिलती है वो होनी चाहिए, और 10% सैंड रख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप नॉर्मल मिट्टी ना डाल दो जो आपके स्ट्रक्चर पर बहुत बोझ डालेगा। इस वजह से इसी तरह की मिट्टी आपको वहां डालनी होगी, और इसमें आप जो पेड़ पौधे लगाना चाहो आराम से लगा सकते हो। अब सवाल आता है कि मिट्टी की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 4 इंच ले, 6 इंच ले, 10 फीट ले, 12 फीट ले, कितनी लेनी चाहिए। तो उसके लिए आपको देखना है कि आप किस तरह के पेड़ लगाना चाहते हो। मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। अगर आप सिर्फ ग्रास वगैरह लगाना चाहते हो तो 4 इंच काफी रहेगा। अगर आप बहुत छोटे पौधे जैसे तुलसी हो गया या फिर लीफी प्लांट हो गया, स्पेनिच वगैरह उगाना चाहते हो तो 8 इंच काफी रहेगा। अगर आप स्मॉल वेजिटेबल प्लांट जैसे टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, ये सब उगाना चाहते हो तो 10 से 12 इंच काफी रहेगा। और अगर आप इससे बड़े पेड़ लगाना चाहते हो तो आपको अपनी डेप्थ भी ज्यादा लेनी होगी, यानी पेड़ जितना बड़ा होता जाएगा आपकी डेप्थ भी उतनी होती जाएगी। अब इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी बाउंड्री वॉल कितनी ऊपर उठानी है ताकि मिट्टी उसमें समा सके। इसके साथ ग्रीन स्पेस का भी सब खत्म हो जाता है, लेकिन एक आखिरी बात मैं आपको और बता देता हूं। अगर आपका टेरेस बहुत बड़ा है, आप बहुत सारी मिट्टी का यूज करना चाह रहे हैं, पेड़ वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो आप अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट जरूर कर लेना। बेसिकली वो जब पिलर में कितने सरिया, कितना कंक्रीट डलेगा, सब कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं कि बिल्डिंग पर कितना लोड आने वाला है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा है तो लोड भी ज्यादा होगा, जिस वजह से नीचे डैमेज हो सकता है, क्रैक आ सकते हैं। इस वजह से अगर मिट्टी बहुत ज्यादा है, प्लांट बहुत ज्यादा लगाने वाले हो, तो नीचे पहले स्ट्रक्चर इंजीनियर से पूछ लीजिए उठा पाएगा या नहीं, या फिर क्या करना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत पेड़ पौधे उगाना चाहते हो, काम चल जाता है, उससे कोई डैमेज नहीं होगा। इसके साथ आपका ग्रीन जोन भी खत्म होता है। अब आते हैं आपके किड्स एरिया पर, यानी किड्स के लिए अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं तो क्या करें। सबसे पहले डिसाइड करते हैं पोजीशन। आपके लिए जरूरी है कि किड्स एरिया आपकी स्टेयर से जितना दूर हो सके उतना दूर रखिए ताकि बच्चों के ऊपर कोई खतरा ना आए गिरने का। इसके बाद वहां की फ्लोरिंग का डिसाइड करा जाए तो नीचे बेसिक फ्लोरिंग तो जो पूरी टेरेस पर हो रही है वो करनी है। उसके बाद उसके ऊपर आपको सॉफ्ट फ्लोरिंग करनी होगी। बजट अच्छा है तो आप वुडन फ्लोरिंग के साथ जा सकते हैं, नहीं तो WPC की फ्लोरिंग भी आप ले सकते हैं जो वुड जैसी दिखती जरूर है लेकिन सॉफ्ट होती है, और वुड नहीं होता तो आपको मेंटेनेंस का कोई झंझट नहीं होता, प्लस काफी अफोर्डेबल ऑप्शन है। वरना आप जो जिम मैट्स होती हैं उसके जरिए भी एक प्ले एरिया बना सकते हैं जो ये इंश्योर करेगा कि बच्चों को कोई चोट ना लगे। अब एक बार आपकी फ्लोरिंग रेडी हो गई, अब सवाल आते हैं उसके ऊपर क्या किया जाए। या तो आप नॉर्मल स्विंग्स वगैरह मार्केट से लाकर यहाँ लगा सकते हैं जो बहुत आसान है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल गूगल सर्च करेंगे आपको बहुत सारे स्विंग्स मिल जाएंगे टेरेस पे लगाने के लिए। लेकिन एक ट्रेंड है जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है इंडिया में भी, वो है इस तरह की सैंड पिट बनाने का। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा मिट्टी में खेले, लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, रोड्स कंक्रीट की होती जा रही है, पार्क्स कम होते जा रहे हैं, तो मिट्टी मिलती नहीं है। ऐसे में काफी पेरेंट्स चाहते हैं कि एक सैंड पिट हो, मिट्टी की जगह हो जहां पर उनके बच्चे खेल सके। वो भी आप इस किड्स एरिया में बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आपको अपना एरिया डिफाइन करना जहां आप सैंड पिट बनाने वाले हैं, और उसको कम से कम जो नॉर्मल लेवल है उससे 6 इंच ऊपर उठाना है ताकि मिट्टी उसमें आ सके। ये एरिया नॉर्मली 6x6 या 6x8 यानी 6x6 या 6x8 का होता है, उससे ज्यादा बड़े की आवश्यकता नहीं होती। तो इतने एरिया को अपनी ब्रिक के माध्यम से उठा दीजिए और बीच में एक जगह छोड़ दीजिए जहां पर आप मिट्टी डालने वाले हैं, यानी वहां थोड़ा डिप्रेशन रहना चाहिए। इस पूरे एरिया को आप वुडन फ्लोरिंग से कवर कर सकते हैं, WPC फ्लोरिंग से कवर कर सकते हैं, और बीच में जो जगह बचे वहां पर आप ड्रेनेज डाल सकते हैं। और बीच में जो जगह है वहां सबसे पहले आपको देखना है ड्रेनेज कहां डलेगा। जैसे प्लांट्स उगाने में मैंने पूरा प्रोसेस बताया था, यहां भी सेम होगा। सबसे पहले ड्रेनेज डलेगा, उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग होगी, उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल का जो कपड़ा आता है वो डाला जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर ड्रेन सेल बिछाए जाएंगे, दोबारा से जियो टेक्सटाइल की एक शीट लगाई जाएगी, और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी यानी सैंड आपकी डाली जाएगी। और सैंड, नॉर्मल सैंड जो आप मार्केट में देखते हैं वो आप ला सकते हैं, उसके अंदर बच्चे खेल सकते हैं। और इस सिस्टम के जरिए पक्का हो जाएगा कि वहां पानी जमा ना हो, और पानी अगर गिरे भी तो वो हाथ के हाथ ड्रेन में चला जाए। इसके साथ आपका किड्स एरिया भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं उन लोगों पर जो पार्टी एरिया बनाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं टेरेस पर।
ऐसे लोगों को दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला सिटिंग एरिया, जो परगोला में ऑलरेडी मैं पूरा बता चुका हूं कैसे करते हैं। उसके अलावा उनको एक सर्विंग काउंटर, या जिसको आप बार यूनिट भी कह सकते हैं, दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं, उसकी जरूरत होती है। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी सही पोजीशन अपने टेरेस पर कहां रहेगी। अगर आप अपने छत पर सर्विंग काउंटर या बार यूनिट बनवाना चाहते हैं तो आपके परगोला से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना दूर हो सके वहां बनवाइए। रीजन यह है कि जब भी पार्टी हो, सारी भीड़ एक जगह ना इकट्ठी हो जाए, थोड़ा मूवमेंट रहे पूरे टेरेस पर। इस वजह से आपके परगोला से जितना दूर हो सके उतना ही बनवाइए। इस यूनिट की जो विड्थ है वो कम से कम 2 फीट तो आपको जरूर देनी है, और उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 1.5 फीट का एक हिस्सा बनेगा जो 30 से लेकर 35 इंच ऊंचा हो सकता है, यानी 30 to 35 इंच ऊंचा हो सकता है आपके फ्लोर लेवल से, जहां पर एक्चुअल में आपकी ड्रिंक्स वगैरह और जो भी सर्विंग है वो प्रिपेयर की जा सकती है। उसके बाद 6 इंच का जो पट्टा बचा है आगे की तरफ, वो आपको 42 इंच ऊपर लेना है, क्योंकि टेरिस है, वहां कोई बैठकर तो खाना खाएगा नहीं, खड़े होकर सर्व करना पसंद करेंगे। यानी आपका ये सर्विंग काउंटर 2 हिस्सों में बना, 1.5 फीट जो आपके 30 इंच ऊंचा रहेगा, और उसके बाद 6 इंच जो जमीन से लगभग 42 इंच ऊंचा रहेगा, यानी एक तरह से एक एल बन गया। ये पूरा का पूरा ब्रिक से प्रिपेयर करवाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें 3 कनेक्शन जरूर देना। सबसे पहला कनेक्शन है वाटर का, ताकि छोटी सी सिंक आ सके। दूसरा कनेक्शन है बिजली का, क्योंकि ओवन वगैरह रखे जा सकते हैं, और प्लस डेकोरेशन के लिए कुछ थोड़ा लाइटिंग वगैरह भी हो सके। और तीसरा कनेक्शन अगर पॉसिबल हो तो गैस का भी आप यहां दे सकते हैं। उसके अलावा एक ड्रेनेज का पॉइंट भी यहां होना जरूरी है, ताकि अगर कुछ धुएं, कुछ पानी वगैरह गिरे तो हाथ के हाथ ड्रेन में जा सके। इसको कवर करवाने के लिए याद रखिए, आपको अपनी टेरिस के मुकाबले थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है। यानी आपकी फ्लोरिंग जो भी होने वाली है उससे कॉन्ट्रास्टिंग कलर में बार यूनिट रखिए, ताकि थोड़ा स्टैंड आउट करे, एक मास्टरपीस यानी एक थोड़ा अट्रैक्शन पॉइंट ये बन सके। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप क्वार्ट्ज का यूज करें। क्वार्ट्ज के जरिए इस पूरी बार यूनिट को बनवाया जाए, ताकि ये देखने में बहुत अच्छा लगे। आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह की पॉलीकार्बोनेट शीट से किसी तरह की कवरिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे लास्ट में जो जोन आता है उसको कहते हैं यूटिलिटी जोन, यानी ऐसी जगह जहां आप थोड़ा बहुत कुकिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टोरेज कर सकते हैं। इस तरह के एरिया होना भी जरूरी है आपके टेरिस पर, अगर ये सब आप बनाने वाले हैं तो। अगर आप ये सब करना चाह रहे हैं तो आप एक छोटा सेक्शन देखिए जो आपकी स्टेयर सबसे ज्यादा दूर हो, प्लस ऐसी जगह जो टेरिस से सबसे ज्यादा कम दिखे, वहां पर आप यूटिलिटी जोन बना सकते हैं। इस यूटिलिटी जोन में ड्रेनेज पॉइंट और वाटर पॉइंट देना बहुत जरूरी है, तभी ये यूटिलिटी जोन बन पाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, काफी जगहों पर जैसे दिल्ली जैसे शहर में प्रॉब्लम होती है कि आप टेरिस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते ब्रिक की से। अगर आपके शहर में भी ऐसा है तो आप इस तरह के सीमेंटेड बोर्ड्स के जरिए फ्रेम बनाकर इस तरह का यूटिलिटी जोन बना सकते हैं। सेफ भी रहेगा, आप लॉक भी कर पाएंगे, और कोई कानून भी नहीं टूटेगा। अब एरियाज तो सारे हो गए, अब बात करते हैं आपकी फ्लोरिंग की। वैसे तो मैंने हर एरिया के हिसाब से आपको अलग अलग फ्लोरिंग बताई है, लेकिन एक फ्लोरिंग तो आपको अपने कंप्लीट टेरिस पर डालनी होगी। इसके लिए अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। मुझे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है वो है विट्रीफाइड टाइल्स का, क्योंकि ये तो एक तो एंटी स्किड मिल जाती है, यानी आप फिसलोगे नहीं आसानी से। बहुत सारे अलग अलग साइज, डिजाइन और कलर में मिल जाती है, यानी ऑप्शन आपको 1000 तरह के मिलते हैं। प्लस लगाना भी बहुत आसान है, तो आप जो चाहे लोग आजमा सकते हैं। आप अलग अलग तरह के आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं, और विट्रीफाइड टाइल में सब कुछ पॉसिबल है। तो ये तो हो गया सबसे बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद आता है वो ऑप्शन उनके लिए जो थोड़ा सा एक रफ लुक चाहते हैं, वो अपने टेरिस पर कोटा स्टोन का भी यूज कर सकते हैं। वो भी देखने में अच्छा लगता है। हालांकि कुछ लोगों का जो यूनिक चॉइस होता है, जो थोड़ा रफ लुक चाहते हैं, उनको ही ये पसंद आता है। हम यूनिक लुक की बात कर ही रहे हैं, तो आजकल 2 यूनिक लुक और आ गए हैं। एक है टेराकोटा लुक, जो इस तरह का दिखता है। नहीं, टेराकोटा टाइल्स होती है जो नॉर्मल मिट्टी होती है ना, जिससे मटके वगैरह बनते हैं, उनसे टाइल्स बनाई जाती हैं। काफी ज्यादा अच्छा लुक, एक यूनिक लुक सा आपको देती हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको ये 2-4 कलर ऑप्शन मिलेंगे, रेड हो गया, पिंक हो गया, डार्क रेड हो गया, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। आपको बहुत ज्यादा कलर ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको इस तरह का लुक पसंद है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। प्लस ये आपकी टेरिस को ठंडा रखने में बहुत अच्छी रहती हैं। और टेराकोटा जैसा एक यूनिक ऑप्शन हो रहा है वो है सैंडस्टोन का। ये भी आप ट्राई कर सकते हो टेरिस की फ्लोरिंग के लिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप ग्रेनाइट के साथ भी जा सकते हैं, वो भी टेरिस पे लगवाया जाता है। बस उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि वो गर्म जल्दी होती है ना आपका, यानी आपका टेरिस ज्यादा गर्म रहेगा, तो वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। लेकिन आप चाहें तो ग्रेनाइट के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि मैं पर्सनली प्रेफर विट्रीफाइड टाइल्स को सबसे ज्यादा करता हूं। आप इनमें से कुछ भी लगाएं,
जस्ट मेक श्योर कि जब लगा रहे हो तो दो पीस के बीच में 3 mm का गैप रहना जरूरी है, जिसको बाद में इपॉक्सी के माध्यम से फिल किया जाता है। इसका रीजन ये है कि ऊपर काफी ज्यादा गर्मी और काफी ज्यादा सर्दी हो सकती है, इस वजह से आपके जो भी मटेरियल, चाहे वो टाइल हो, ग्रेनाइट हो, कुछ भी हो, वो थोड़ा सा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर आपने उनको बिल्कुल जॉइंट करवा के लगा दिया तो वो क्रैक हो सकते हैं ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी में। एक्सपेंशन जॉइंट जो 3 mm को मैंने छुड़वाया है, ये हेल्प करता है कि आपकी जो फ्लोरिंग है वो सेफ रहे। तो आप जो चाहे लगवा लो, बस उसके बीच में 3 mm का गैप जरूर रखना। अब तक हमने जितनी भी बात करी वो सब थी यूजेबिलिटी बेस्ड, यानी वो एरियाज जो आपको यूज करने हैं वो कैसे बनाए जाए। लेकिन इसके बाद आती है बात डेकोर टिप्स की, यानी आपका टेरेस सुंदर कैसे बने। अब वो सुनिए। टेरेस को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है फोकल पॉइंट, यानी एक ऐसी जगह जो आई कैचिंग हो। पूरे टेरेस पर आप जहां भी खड़े हैं वो जगह इतनी सुंदर हो और वो एक कॉर्नर इतना अच्छा बना हो कि सारी नजरें उस पर जाएं, उसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट। इस फोकल पॉइंट की सबसे अच्छी पोजीशन होगी जैसे आप स्टेयर से एंटर करते हैं अपने टेरेस पर, सामने की जो वॉल आपको दिख रही है उसको आप फोकल वॉल बना सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बेडरूम में, लिविंग रूम में आप एक मास्टर वॉल बनाते हैं, ऐसी टेरेस पर हम एक फोकल वॉल या एक फोकल पॉइंट बनाते हैं। ये फोकल पॉइंट बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है स्क्रीन क्रिएशन, यानी आपको एक बैकड्रॉप देनी होगी, एक बैकग्राउंड बनाना होगा। इसके लिए वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप टाइल से, ग्रेनाइट से, अलग अलग पत्थरों से अलग अलग काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप सबसे अच्छा होगा HPL की शीट यूज करें जो लकड़ी जैसी दिखती है, फ्रेमिंग के माध्यम से उसको अपने फोकल पॉइंट पे लगा दीजिए और एक बैकड्रॉप बन गया जिसके सामने हम कोई भी डेकोर लगा सकते हैं। एक बार आपकी बैकड्रॉप, आपकी दीवार बनकर रेडी हुई, अब बात करते हैं कि इसके सामने क्या किया जाए। क्या करना है निर्भर करता है आपका बजट क्या है। अगर आपको बजट थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, ज्यादा खर्चा नहीं करना, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप वर्टिकल गार्डनिंग के माध्यम से यहाँ एक फोकल पॉइंट बनाएं। उसके डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, आप स्क्रीन पर भी बहुत सारे देख पा रहे होंगे। इनमें से कोई आप चूज कर सकते हैं। वर्टिकल पॉट्स आते हैं, उनको लगाकर एक फोकल पॉइंट आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट इससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, थोड़ा आप एक्सपेंड कर सकते हैं, थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, तो क्या करें? सबसे अच्छा रहेगा कि आप इस तरह की वाटर बॉडीज में जाएं या फिर इस तरह की कोई फाइबर की मूर्ति आप वहां रख रख सकते हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगेगी और जैसे आप टेरेस से एंटर करेंगे सारा ध्यान वहीं जाएगा। और लास्ट में ऑप्शन आता है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा और क्लासी भी लगता है, वो है असली स्टोन की मूर्ति अपने फोकल पॉइंट के सामने लगाना, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट बन सकता है आपके पूरे टेरेस का। अब इन सब में मेरी माने तो आप एक फाइबर की वाटर बॉडी क्रिएट करें। इस तरह के फाउंटेन्स बहुत इजीली मार्केट से आपको मिल जाते हैं। ये आप अपने सामने फोकल पॉइंट पे लगा सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। प्लस एक सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जब पानी गिरने की आवाज आती है तो एक मन को शांति भी मिलती है। तो इन सब में मेरी पसंद तो ये है। अब आपकी पसंद क्या है, आप उसके हिसाब से फोकल पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन फोकल पॉइंट बनाइएगा जरूर, उसको छोड़िएगा मत। सेकेंड डेकोर टिप आपके लिए है कि अगर आपका टेरेस बड़ा है तो आप एक वॉकवे यानी एक पाथ जरूर बनाएं अपने एंट्रेंस, यानी जहां से भी आप टेरेस में एंटर करते हैं, वहां से परगोला की तरफ, वहां से बार यूनिट की तरफ, यहां से वहां किसी भी अलग जोन की तरफ, जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। ये वॉकवे बनाने के लिए आप सेंटर में कोटा स्टोन या ग्रेनाइट का यूज कर सकते हैं। दोनों ही काफी मजबूत होते हैं, बोझ आराम से उठा लेंगे और देखने में भी काफी अच्छे लगेंगे। और इनके अराउंड आप पेबल्स या ग्रास का यूज करके इस वॉकवे को हाईलाइट भी कर सकते हैं। और अगर आप ग्रास में जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 45 mm वाली ग्रास लें। अब मैं इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, ये इस लेंथ में ये फायदा, उस लेंथ में वो फायदा है। आप बस इतना याद रखिए कि आपको 45 mm की लेनी है। इससे कम ली तो दबती चली जाएगी और एक टाइम पे जो ग्रीन ग्रास दिखनी चाहिए वो बस एक ग्रीन मैट दिखेगी। तो 45 mm तो आपको जरूर लेनी है। इसके बाद बात करते हैं आपकी लाइटिंग की। अब लाइटिंग के बारे में बात करी जाए तो टेरेस के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की लाइट्स आती हैं। अब मैं सारी बताकर आपको बोर नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ वो बता देता हूं जो जरूरी है लगवाना, उसके बाद आप जो चाहे लगवा सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी लाइट है इस तरह की वॉल लाइट्स। आपको अपने टेरेस पर बराबर दूरी पर, यानी 4-4 फुट का गैप ले लो, 6-6 फुट का गैप ले लो, 8-8 फुट का गैप ले लो, वो जो आपको अच्छा लगे, उसमें आपको इस तरह की वॉल लाइट जरूर देनी है। इसका लॉजिक ये है कि जब भी आप नीचे बेडरूम में या कहीं भी फॉल सीलिंग करवाते हो तो आप उसमें अलग अलग लाइट डालते हो। वो डालने का एम ये रहता है कि पूरे रूम में इवन लाइट पड़े। लेकिन आपके टेरेस में कोई फॉल सीलिंग तो है नहीं, वहां कैसे किया जाए?
वहां पर काम आती है इस तरह की लाइट्स जो रेगुलर इंटरवल पर होती है, ताकि आपका पूरे टेरेस पर लाइट आराम से स्प्रेड हो सके, कहीं एक जगह बहुत ज्यादा लाइट या किसी जगह पे बहुत ज्यादा कम लाइट ना हो जाए। ये लाइट्स आप फ्लोर लेवल से 18 से 24 इंच यानी 18 to 24 इंच पर दे सकते हैं, ताकि फ्लोर से बहुत ज्यादा नीचे भी ना हो और बहुत ज्यादा ऊपर भी ना हो और इवनली हर जगह स्प्रेड हो सके। सेकंड लाइट जो आपको लगवानी ही है वो है कोव लाइट, यानी इस तरह की लाइट जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब सवाल आता है कहां लगवाई जाए। याद करें जब मैंने परगोला का पॉइंट बताया था, मैंने नीचे प्लेटफॉर्म के पास एक वायर छुड़वाने की बात कही थी। अब उसका काम आता है। जहां भी आपका परगोला बना है वहां पर वायर छोड़ चुके हैं आप, नीचे की तरफ इस तरह की लाइट दीजिए जो आपके परगोला को हाईलाइट करेगा और देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप बार यूनिट पे या जहां भी आपने ग्रीन स्पेस बनाने के लिए जो वॉल उठाई है 24 इंच की, उसके नीचे भी आप लगा सकते हैं, जो देखने में बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये दो लाइट्स जो डेकोर के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा परगोला के अंदर लाइट्स हो गई, आपके बार यूनिट पे लाइट हो गया, किड्स एरिया पे लाइट हो गई, पैनल लाइट हो गई, सीओबी लाइट हो गई, वो तो बहुत सारी आ सकती है। अब तो फेरी लाइट्स भी आने लगी है टेरेस पे लगाने के लिए, वो भी आप लगवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऐसे पॉइंट की जो काफी इग्नोर हो जाता है। जब आप अपने टेरेस पर इतना सब कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है आप चाहोगे थोड़ी सी प्राइवेसी भी मेंटेन हो, ऐसा ना हो कि पड़ोस वाला आपको देख सके। अब ऐसे में आप बाउंड्री वॉल अगर ऊपर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बंद बंद फील आएगा, वो अच्छा नहीं लगता। तो आपकी जो बाउंड्री वॉल है वो 3.5 फुट तक रहने दीजिए, उसके ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर कवरिंग कैसे करी जाए ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे, अब वो सुनिए। प्राइवेसी को पक्का करने के लिए आपकी जो भी बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर 2 फीट की आपको किसी तरह की कवरिंग और बनानी होगी। ये कवरिंग के कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन की, और जो काफी यूनिक भी है, वो है इस तरह के बैम्बू रेलिंग्स देना। आपको बैम्बूस बहुत इजीली और बहुत सस्ते में मार्केट में मिल जाएंगे, वो आप अपनी कवरिंग में लगा सकते हैं। इनकी अच्छी बात यह है अफोर्डेबल होते हैं, देखने में काफी यूनिक लगते हैं, और जब आप बोर हो जाए या नहीं आपको ना चाहिए हो तो आप इन बैम्बूस को आसानी से हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा परमानेंट कुछ देख रहे हैं कि जिसको हटाने की जरूरत ना पड़े, तो आप इस तरह का एमएस की रेलिंग भी हर तरफ लगवा सकते हैं अपनी बाउंड्री वॉल के ऊपर। हालांकि पर्सनली मैं इसको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा बंद बंद फील आने लगता है, इस वजह से मैं इसको प्रेफर नहीं करता। लेकिन आप चाहे तो इसको लगवा सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है जो काफी ज्यादा यूनिक है, और अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। वो है इस तरह के ट्रीज से आपकी बाउंड्री को कवर करना, ताकि बाहर का कोई भी इंसान अंदर ना देख सके और देखने में ग्रीनरी भी बढ़ जाए और ये लुक भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। चलिए हम कवरिंग की बात कर ही रहे हैं तो उसके नीचे की जो आपकी पैराफिट वॉल है, यानी आपकी जो बाउंड्री वॉल है, उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। वहां पर आपके पास मोटे मोटे 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसको पेंट करवा सकते हैं, जो एक ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर 3 से 4 साल में वो गंदा होगा, बेकार होगा, पपड़ी जमेगी, निकलेगी, तो आपको रीपेंट बार बार करवाना होगा। इस वजह से मेरी मानिए तो आप वहां पर टाइल्स लगवा लीजिए, बड़े साइज की टाइल्स लगवाना, जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, प्लस आपको मेंटेनेंस फ्री कर देती है। नहीं, एक बार आपने लगाया तो बारिश में खुद ही धुल जाएगा, एकदम साफ रहेगा और आपको आगे मेंटेनेंस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ हमने टेरेस के सारे पॉइंट कवर कर लिए। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, लेकिन क्या करें, इतने सारे पॉइंट थे, सारे आपको बताने जरूरी थे, और अभी भी मुझे लग रहा है कि मैंने कई पॉइंट मिस कर दिए हैं जो वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से मैंने स्किप करे। आपको अगर पता चला कि मैंने क्या क्या स्किप करा तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, हो सकता है अगली वीडियो में वो सारे डाल दूं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे अपना कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछे, हमारी टीम आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर उसका जवाब वहीं जरूर देगी। इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं या फिर किसी डिजाइनर से सिर्फ बात भी करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करिए, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपसे बहुत सारी बात करूंगा, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।